गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द इंग्लिश ट्री क्लासेस सिंटेक्स, जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। लास्ट 3 क्लासेस इसके हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने सिंटेक्स के बहुत सारे रूल्स को जाने। लास्ट क्लास जो था वो पार्ट 3 था, जो ऑलरेडी यू हैव रिसीव्ड एंड यू हैव वॉच्ड। और जिन लोगों ने भी इसको नहीं देखा है पिछले क्लासेस को, वो उनको देख ले, समझ ले, और आप उसको सेव भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए, ये लास्ट क्लास जिसको पार्ट 4 के नाम से हम लोग यहाँ पे सेव कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग सिंटेक्स के बाकी बचे हुए रूल को समझेंगे और उसको समझने के साथ साथ एक्सरसाइज भी करेंगे। और उस एक्सरसाइज में ये जानने की कोशिश करेंगे कि एरर कहाँ है और उस एरर का सॉल्यूशन क्या हो सकता है और कौन सा रूल अप्लाई हो सकता है। तो ये सब कुछ जानेंगे। लेकिन इसको जानने के पहले हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट पार्ट 3 में कुछ हमें सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज हमने किया था, क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद सीधा सीधा हम लोग चलेंगे बाकी के बचे हुए रूल्स पर, और उन रूल्स के बाद में फिर से लास्ट फाइनल एक्सरसाइजेस पे चलेंगे। चलिए, तो ये रहा हम लोगों का लास्ट सिंटेक्स का सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 1। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ईच ऑफ द कैटल्स इन द काउ शेड्स इज हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। हिंदी हुआ कि काउ शेड्स में जितनी भी कैटल्स हैं, यानी कि मवेशी हैं, वो हेल्दी हैं, स्ट्रॉन्ग है। तो जो कैटल्स वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ए में, यहाँ पे कैटल्स जो आया हुआ है, ये कैटल्स ऑलरेडी कैटल प्लूरल होता है, इसलिए कैटल्स की जगह पे कैटल का यूज़ होगा। क्योंकि आप पहले भी जानते हैं कि कुछ नाउन्स जैसे कैटल, उसके बाद में आपको चिल्ड्रेन, पीपल, ये सब नाउन ऑलरेडी प्लूरल होते हैं। इनमें एसीएस लगा करके हम फिर से प्लूरल इसका नहीं बनाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ईच ऑफ द कैटल इन द काउ शेड्स इज हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट इज प्रेजेंट फॉर टूडेज ऑनलाइन क्लासेस। तो ये रूल कहता है कि नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इनके बाद में जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है, और नाउन प्लूरल आता है, और क्या होता है कि वर्ब लेकिन सिंगुलर होता है। तो ऑलरेडी वर्ब तो यहाँ सिंगुलर है, लेकिन नाउन प्लूरल होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट की जगह पे स्टूडेंट्स होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में, अ नंबर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज वेस्टेड इन वॉशिंग क्लॉथ्स। कहने का सेंटेंस का मतलब ये है कि बहुत सारा पानी कपड़े धोने में बर्बाद होता है। तो सवाल उठता है कि ड्रिंकिंग वाटर जो है, दिस इज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ और नंबर ऑफ का यूज नहीं होता है। और नंबर ऑफ का यूज हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, और नंबर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर की जगह पे क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज वेस्टेड इन वॉशिंग क्लॉथ्स। तो और नंबर ऑफ की जगह पे अ लार्ज अमाउंट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि और नंबर ऑफ हमेशा याद रखिएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में, द नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर द एग्जाम्स आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर। तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो द नंबर ऑफ है, द नंबर ऑफ। तो द नंबर ऑफ के बाद नाउन हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। तो यहाँ पे कैंडिडेट नाउन जो है वो सिंगुलर आया है, तो कैंडिडेट्स होगा। अपीयरिंग फॉर द एग्जाम्स, और जो वर्ब है यहाँ पे आर, ये आर की जगह पे इज होगा, क्योंकि रूल कहता है कि द नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब जो होता है वो सिंगुलर होता है। तो द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर द एग्जाम्स इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। क्वेश्चन नंबर 5 में, वी ईच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर डीड्स एंड मिसडीड्स। हम सभी लोग अपने कर्म और कुकर्म, डीड्स मतलब कर्म और मिसडीड्स मतलब कुकर्म, हम सभी लोग अपने कर्म और कुकर्म के लिए जिम्मेवार होते हैं। तो वी ईच आर, अब ये रूल आप लोग पहले पढ़े हुए हैं कि अगर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का यूज होता है तो उसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर होता है। लेकिन अगर ईच के पहले कोई प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आ जाए,
जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वी आया है, प्लूरल प्रोनाउन आया है, उस केस में इच के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो वर्ब प्लूरल होता है, इसलिए ये सेंटेंस नो एरर है, इसमें कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में है ही गेव मी अ लॉट्स ऑफ थैंक व्हेन आई हेल्प हिम। उसने मुझे बहुत सारा धन्यवाद दिया जब मैंने उसकी मदद की थी। तो ही गेव मी पार्ट ए सही है, लेकिन अ लॉट्स ऑफ जो है यहाँ पे अ लॉट्स ऑफ की जगह पे या तो सिर्फ लॉट्स ऑफ होगा, और लॉट्स ऑफ के बाद जो थैंक्स होगा वो थैंक, यहाँ पे थैंक में एस लगेगा, क्योंकि थैंक का यूज़ प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के रूप में भी होता है। याद रखिएगा कुछ अनकाउंटेबल नाउन भी प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। सम अनकाउंटेबल नाउन्स आर आल्सो यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म, और वो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं थैंक्स, कंग्रेचुलेशंस, ग्रीटिंग्स, बेस्ट विशेज, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन ये प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। तो यहाँ पे होगा लॉट्स ऑफ थैंक्स हो जाएगा, थैंक में एस लगेगा, या फिर यहाँ पे अगर आप अ लगाना चाहते हैं तो लॉट्स में से एस हट जाएगा और लॉट ऑफ थैंक्स हो जाएगा। दोनों ही कंडीशन में ये हो सकता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास पे बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट क्लास के जो अभी टॉपिक, आज का टॉपिक शुरू होने वाला है, उसको हम लोग शुरू करते हैं। तो टू इन्फिनेटिव ज्वाइन बाई एंड, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था। अब आइए कि टू और मोर सब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट पर्सन ज्वाइन बाई और एंड। कहने का मतलब ये है कि अगर दो सब्जेक्ट्स या दो से अधिक सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हो तो वर्ब क्या होगा, और से जुड़े हो तो वर्ब क्या होगा। तो रूल कहता है कि व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट पर्सन्स आर ज्वाइंड बाई और नॉर, अगर दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स जिसके नंबर पर्सन अलग हो, पर्सन अलग होने का मतलब क्या होता है कि जैसे आई हुआ फर्स्ट पर्सन हुआ, यू हुआ सेकेंड पर्सन हुआ, ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हुआ, तो ये डिफरेंट पर्सन्स हो गए। तो मान लीजिए कि आई एंड ही, सॉरी एंड नहीं, पहले हम और वाला एग्जांपल देखते हैं। आई, ही और आई आई एम गोइंग टू मार्केट होगा, या ही के लिए इज वर्ब आता है तो ही और आई इज गोइंग टू मार्केट होगा क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट दोनों हैं, ही भी है और आई भी है। तो ये क्वेश्चन उठता है कि हमारा ये जो वर्ब होगा वो ही के अकॉर्डिंगली होगा या आई के अकॉर्डिंगली होगा, क्योंकि यहाँ पे जो दो सब्जेक्ट हैं उनके पर्सन अलग अलग हैं। एक आई फर्स्ट पर्सन वाला है और दूसरा ही थर्ड पर्सन वाला है। तो अगर एक ही सेंटेंस में एक से अधिक पर्सन के अगर प्रोनाउन हो तो फिर उस कंडीशन में वर्ब क्या होता है। तो इसी रूल को जानने के लिए हम ये देखते हैं कि अगर टू और मोर सब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट पर्सन्स, अगर दो या दो से अधिक अलग अलग पर्सन के सब्जेक्ट और या नॉर से जुड़े हो तो क्या होता है कि द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट, तो वर्ब हमेशा अपने नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली होता है। एग्जाम्पल आप देखिए कि आइदर ही और आई एम एट फॉल्ट, इसका हिंदी हुआ कि या तो मैं या वह दोषी है, या तो मैं दोषी हूं या वह दोषी है। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट आइदर और से जुड़े हुए हैं, एक ही जुड़ा है और एक आई जुड़ा है, तो वर्ब एम लगा हुआ है, क्योंकि रूल कहता है कि जो वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट है, वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, आई है, तो पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब होगा। तो वर्ब यहाँ पे आई के अकॉर्डिंगली एम हुआ है, ही के अकॉर्डिंगली यहाँ पे वर्ब नहीं आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है नाइदर यू नॉर ही। अब दो डिफरेंट पर्सन के जो सब्जेक्ट हैं यू और ही, ये दोनों नाइदर नॉर से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ भी आप देखिए कि अब यू के हिसाब से वर्ब यहाँ नहीं आ रहा है, वर्ब किसके अनुसार आ रहा है, ही के अनुसार वर्ब आ रहा है। तो रूल यही कहता है कि अगर दो अलग अलग पर्सन के सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर या और से जुड़े हो तो वर्ब हमेशा अपने करीब वाले सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होता है। ये आपका मिस्टेक हो जाएगा अगर आप लिखते हैं कि आइदर ही और आई आर, क्योंकि यहाँ पे आर वर्ब है,
ये सोच करके बच्चा ये लगा सकता है कि भाई दो सब्जेक्ट हैं ही और आई, दो सब्जेक्ट हैं तो वर्ब प्लुरल होगा, तो नहीं, वर्ब आई के अकॉर्डिंगली होगा यहाँ पे। नाइदर यू नॉर ही, अब यहाँ भी यू और ही के बाद में वर्ब आया है वर्ब, तो कई बार अगर आप सोचेंगे कि नहीं यू सब्जेक्ट है, यू भी सब्जेक्ट है, तो यू के अकॉर्डिंगली यहाँ पे वर्ब प्लुरल होना चाहिए वर्ब, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ही के अकॉर्डिंगली यहाँ वर्ब होगा। लेकिन अब इसमें ट्विस्ट आ रहा है, ट्विस्ट ये आ रहा है कि अगर यही दोनों यानी अलग अलग नंबर पर्सन के सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े हो तो ये रूल लागू नहीं होगा, तो हमेशा वर्ब प्लुरल हो जाएगा। चूंकि एंड से जुड़ने के बाद में वो सब्जेक्ट दो हो जाते हैं और से या नॉर से जुड़ने के बाद सब्जेक्ट एक ही रहता है। तो व्हेन टू सब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट पर्सन्स आर ज्वाइंड बाय एंड दे टेक प्लुरल वर्ब। एग्जाम्पल है यू एंड आई। अब आप यहाँ देखिए यू और आई ये दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, तो वर्ब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्लुरल वर्ब आया है आर। यू एंड आई एम यहाँ पे गलत हो जाएगा, और यही अगर एंड की जगह पे यहाँ पे और रहता तो यू और आई तो एम सही होता। ये फर्क होता है। चलिए, तो हम लोगों ने सिंटेक्स के जो रूल्स थे, वी हैव concluded the rules of syntax. Now we are going to start the practice paper related to the subject verb agreement chapter. तो प्रैक्टिस पेपर करने के लिए हम लोग एक्सरसाइज ए पे आते हैं, और एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करूं इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको इसको दिखाऊंगा म्यूट में, कि आप इसको देखें और इसको आप अपने मन में बनाएं या कॉपी में बना लें, और उसके बाद इसको आंसर से मैच करेंगे। हालांकि मैं अभी बताऊंगा आंसर, लेकिन इससे पहले आप थोड़ा सा अपना टाइम लेकर के इसको बना लें, फिर मेरे बताए हुए आंसर से आप मैच करेंगे।
चलिए, वेलकम बैक। अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टू फाइंड आउट द एरर्स। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन में है द कॉस्ट ऑफ दिस आर्टिकल्स रीजन। इसमें आपको 3 वर्ब दिए गए हैं, हैज़, हैव, वर। क्या लगेगा? तो एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी आपने शायद फर्स्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के फर्स्ट पार्ट में ही आपने पढ़ा था कि कई बार क्या होता है कि नज़दीक वाला जो सब्जेक्ट होता है या नाउन होता है वो लगता है कि सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो कॉस्ट है। द कॉस्ट ऑफ दिस आर्टिकल्स हैज़ रीजन होगा, यहाँ पे हैज़ आंसर होगा, क्योंकि आर्टिकल्स नहीं बढ़े हैं, वस्तुएं नहीं बढ़ी हैं, उनकी कीमत बढ़ी है। तो वस्तु यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है बल्कि कॉस्ट सब्जेक्ट है। तो ऑफ से आने, ऑफ के से पहले वाला जो वर्ड होता है ऐसे स्ट्रक्चर में जनरली वही सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ द कॉस्ट है और द कॉस्ट सिंगुलर है, इसलिए इसके लिए सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता होगी, हैज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं कि द हाउस विद इट्स कॉन्टेंट्स इंश्योर्ड। घर और इसका सारा सामान इंश्योर्ड है, ये बीमित है। तो आपने ये रूल पढ़ा होगा कि विद, टुगेदर विद, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, एज वेल एज आदि से अगर 2 सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली सिंगुलर अथवा प्लूरल होता है। तो यहाँ पे जो पहला वाला सब्जेक्ट है वो हाउस है, इसलिए इसके लिए इसके अकॉर्डिंगली वर्ब होगा। तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर होगा, इज। द हाउस विद इट कॉन्टेंट्स इज इंश्योर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, इंडियन लैंग्वेजेस एज वेल एज इंग्लिश टॉट हियर। भारतीय भाषाएं और साथ में इंग्लिश भी यहाँ पढ़ाई जाती है। तो अब यहाँ आप अब देखते हैं, तो यहाँ पे एज वेल एज से 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। एज वेल एज से पहला है प्लूरल सब्जेक्ट है लैंग्वेजेस और दूसरा सब्जेक्ट है सिंगुलर है इंग्लिश। तो चूंकि ये रूल कहता है कि इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, एज वेल एज, टुगेदर विद आदि से अगर 2 सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है, इसलिए लैंग्वेजेस के लिए यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो आर आएगा, आर सही होगा। 4th नंबर में आवर हैप्पीनेस और आवर सॉरो इज लार्जली ड्यू टू आवर ओन एक्शंस होगा। यहाँ पे आंसर जो होगा वो इज होगा, इज, क्योंकि 2 सिंगुलर सब्जेक्ट, हैप्पीनेस भी सिंगुलर है और सॉरो भी सिंगुलर है, और 2 सिंगुलर सब्जेक्ट अगर और से जुड़े हो, नॉर से जुड़े हो, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होता है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में द कैंडिडेट्स इन द इलेक्शन मोस्टली इलिटरेट। इलेक्शन में जो अधिकांश कैंडिडेट हैं वो इलिटरेट हैं। तो यहाँ पे देखिए कि द कैंडिडेट्स इन द इलेक्शन, तो इलेक्शन में यहाँ पे कैंडिडेट्स इन द इलेक्शन में कैंडिडेट्स इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, कैंडिडेट्स इसका सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा, वर होगा। द कैंडिडेट्स इन द इलेक्शंस वर मोस्टली इलिटरेट। इलेक्शन को सब्जेक्ट समझने की भूल ना करें, क्योंकि इलिटरेट कौन है? इलेक्शन है? नहीं, इलिटरेट जो है वो कैंडिडेट्स है। क्वेश्चन नंबर 6 में ईच ऑफ दिस सब्सटेंसेस, अब ये आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है। तो नाउन तो यहाँ प्लूरल है, लेकिन वर्ब क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो इसलिए यहाँ पे ईच ऑफ दिस सब्सटेंसेस इज फाउंड इन इंडिया। ये सारी जो चीज़ें थी वो इंडिया में पाई जाती हैं। यहाँ पे वाज होने की भी गुंजाइश हो सकती है, क्योंकि वाज भी सिंगुलर वर्ब ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 में राइज एंड फॉल ऑफ टाइड इज ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। जो लहरों का उठना और गिरना होता है वो लूनर यानी चंद्रमा के प्रभाव से होता है। लूनर मीन्स चंद्रमा, मून। तो आपने सुना होगा सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो राइज एंड फॉल जो है यहाँ पे एंड से 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, लेकिन ग्रामर का ये भी रूल कहता है कि जब 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो और दोनों से एक ही व्यक्ति वस्तु का बोध होता है तो वहाँ पे उनको सब्जेक्ट को सिंगुलर माना जाता है और उसके लिए वर्ब भी सिंगुलर ही यूज होता है।
तो राइज एंड फॉल दो दिखने में है लेकिन फिर भी वो एक ही है, लहरों का उठना और गिरना, इसलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में माना जाएगा और यहाँ पे इज का यूज होगा। ऐसे और भी सब्जेक्ट्स हैं जो देखने में दो लगते हैं लेकिन उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, जैसे क्या होता है, हॉर्स एंड कैरेज होता है, ब्रेड एंड बटर होता है, उसके बाद में टाइम एंड टैड होता है, इस तरीके से सब्जेक्ट हैं। राइस एंड करी होता है, चावल दाल जिसको बोलते हैं। ये सारे सब्जेक्ट दो दिखते हैं, प्राइड एंड ग्लोरी होता है, दो दिखते हैं लेकिन इनका सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आइदर यू और ही, अब दो सब्जेक्ट यहाँ पे आइदर और से जुड़े हुए हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंगली होगा। ये रूल हम लोग पढ़े हैं कि अगर और से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हो तो वर्ब हमेशा जो होता है अपने पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली होता है। तो ही है तो ही के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सब्जेक्ट होगा इज, आइदर यू और ही इज मिस्टेकन होगा। 9 में नाइदर माई फ्रेंड नॉर आई, अब यहाँ पे नाइदर नॉर से दो सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं तो फिर से वही रूल लागू होगा कि पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वर्ब होगा। तो आई के लिए यहाँ पे जो वर्ब आएगा एम आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में यू ही एंड आई, अब देखिए यहाँ पे तीन सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, यू ही एंड आई, ये तीनों सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं। तो चूंकि एंड से अगर दो भी सब्जेक्ट जुड़ जाए तो भी वर्ब प्लूरल होता है, तो इसलिए यहाँ पे हर हाल में वर्ब प्लूरल आएगा, आर होगा। कभी भी इसमें आई के लिए एम का यूज करने की सोचिएगा आप नहीं। तो तीन सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं इसलिए यहाँ पे यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में द यूनाइटेड स्टेट्स अ बिग आर्मी, अब यूनाइटेड स्टेट्स के लास्ट में एस लगा हुआ है, देखने में ये प्लूरल है लेकिन एक्चुअली ये है सिंगुलर सब्जेक्ट ही। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, नाउन्स होते हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन उनका यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, फिलीपींस, मालदीव्स, यूनाइटेड नेशंस, गुलिवर्स ट्रेवल्स, उसके बाद में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एथलेटिक्स, अकाउंट्स, ये सारे बहुत सारे नाउन्स हैं जिनके लास्ट में एस होता है। मीजल्स, डायबिटीज़, ये सब हैं लेकिन इनके बाद में जो वर्ब आता है वो सिंगुलर आता है क्योंकि ये चूंकि सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए यहाँ पे हैज होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आइए, 3 पार्ट्स ऑफ द बिजनेस लॉस्ट इन द शेयर मार्केट, अब ये कह रहा है कि बिजनेस का तीसरा हिस्सा, तिहाई हिस्सा शेयर मार्केट में डूब गया। तो बिजनेस जो है वो क्या है उसको काउंट कर सकते हैं, ये बिजनेस क्या है, कितना है, नहीं। तो बिजनेस को अनकाउंटेबल नाउन माना गया है। तो जब 2 पार्ट, 3 पार्ट आदि जब अनकाउंटेबल नाउन के साथ आते हैं तो वहाँ पे वर्ब सिंगुलर होता है, लेकिन वही 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4th पार्ट अगर काउंटेबल नाउन के साथ आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आएगा तो वहाँ वर्ब प्लूरल हो जाता है। तो इसीलिए 3 पार्ट्स ऑफ द बिजनेस वाज लॉस्ट इन द शेयर मार्केट होगा, यहाँ वर्ब सिंगुलर होगा क्योंकि जो बिजनेस है वो अनकाउंटेबल नाउन है। क्वेश्चन नंबर 13 में एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स तो प्लूरल है लेकिन ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ आदि के बाद नाउन प्लूरल आता है लेकिन वर्ब सिंगुलर होता है। तो एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डन, वर्ब सिंगुलर होगा, हैज डन वेल इन द एग्जाम्स। वाज डन यहाँ नहीं होगा क्योंकि ये वर्ब के फॉर्मेट को सूट नहीं कर पा रहा है, वाज डन पैसिव में हो जाएगा और यहाँ पैसिव में सेंटेंस की डिमांड नहीं है। आप सोचेंगे कि वाज भी तो सिंगुलर है तो वाज भी हो सकता है, लेकिन वाज प्लस V3, डन चूंकि V3 है तो वाज और V3 की कैसे एक्टिव में आता है, नहीं आता है, ये पैसिव स्ट्रक्चर में आ जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग ही बदल जाएगा और गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ हैज होगा। 14 नंबर क्वेश्चन में द सिंगर्स बिसाइड्स द म्यूजिशियंस प्रेजेंट इन द कंसर्ट, तो यहाँ जब बिसाइड से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, द सिंगर्स बिसाइड्स द म्यूजिशियन, म्यूजिशियन के अलावे, तो यहाँ भी म्यूजिशियन सिंगुलर है और सिंगर्स जो है वो प्लूरल नाउन है। तो चूंकि बिसाइड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ब होगा वो ये होगा, कहाँ गया, प्रेजेंट इन द
वर द सिंगर्स बिसाइड द म्यूजिशियंस वर प्रेजेंट इन द कंसर्ट। कंसर्ट का मतलब होता है क्या, जो म्यूजिकल कंसर्ट होता है जिसमें सिंगर वगैरह या आर्टिस्ट वगैरह हीरो हीरोइन आकर के जो लाइव परफॉर्मेंस देते हैं उसको कंसर्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में द कोट और द पैंट्स नॉट आयरन। अब और से दो सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं, एक तो सिंगुलर है कोट और दूसरा प्लूरल है पैंट्स। तो और से जुड़ने पे वर्ब हमेशा अपने नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होता है, तो यहाँ पे पैंट्स के अनुसार होगा, इसलिए आर यहाँ पे वर्ब होगा। 16 नंबर में द पुलिस अरेस्टेड 3 क्रिमिनल्स। तो पुलिस जनरली प्लूरल माना जाता है, इसलिए पुलिस के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज होता है, इसलिए द पुलिस हैव अरेस्टेड 3 क्रिमिनल्स। अब द पुलिस वर अरेस्टेड 3 क्रिमिनल्स, ये फिर से वाज वर्ब प्लस V3 आएगा तो ये पैसिव स्ट्रक्चर बन जाएगा और ये अटपटा सा इसका मीनिंग हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे वर का यूज भी नहीं होगा, जबकि वर प्लूरल है। द पुलिस हैव अरेस्टेड, क्योंकि पुलिस ने अरेस्ट किया है, पुलिस अरेस्ट की गई नहीं, पुलिस ने अरेस्ट किया है, तो यहाँ हैव होगा। 17 नंबर में हाफ ऑफ द क्लास इज फ्रॉम रूरल एरियाज। अब क्लास क्या है, क्लास नाउन कौन सा है? नाउन देखिए, आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे काम करने के साथ साथ नाउन के नेचर को, उसकी कैटेगरी को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है कि किस नाउन के लिए यहाँ पे हमको वर्ब का सप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्लास जो वर्ड है वो कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन जनरली सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है। तो चूंकि क्लास का आधा, तो क्लास का आधा भी सिंगुलर ही हुआ, इसलिए हाफ ऑफ द क्लास इज फ्रॉम रूरल एरिया। रूरल एरिया का मतलब हुआ ग्रामीण क्षेत्र से। क्लास के आधे, जो आधी क्लास है वो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 18 में अब सेम वही क्वेश्चन है, हाफ ऑफ पहले वाले में भी था और हाफ ऑफ 18 नंबर क्वेश्चन में भी है, लेकिन हाफ ऑफ के बाद जो नाउन आया है वो नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन आया है। तो चूंकि अब हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स हो गया, तो हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब हो गया कि आधे बच्चे, तो आधे बच्चे तो एक बच्चा तो नहीं होगा आधा, तो आधे स्टूडेंट्स का मतलब कई सारे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे चूंकि अब ये प्लूरल नाउन की वजह से यहाँ प्लूरल वर्ब का डिमांड हो रहा है और यहाँ पे आर का यूज होगा, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम रूरल एरिया। तो आप ध्यान रखिएगा कि हाफ ऑफ के बाद अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब सिंगुलर होगा, और हाफ ऑफ के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब प्लूरल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर में 40% ऑफ द पीपल। अब देखिए यहाँ पे भी 40% के बाद में पीपल आया है, तो पीपल कौन सा नाउन है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो 40% ऑफ द पीपल आर होगा, सॉरी आर नहीं होगा, डू नॉट होगा, दोनों ही प्लूरल वर्ब हैं, तो डू नॉट होगा, क्योंकि डू नॉट सपोर्ट द न्यू लॉ। जो 40% लोग हैं वो इस नए कानून को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो 40% ऑफ द पीपल, चूंकि पीपल का 40%, तो ये प्लूरल ही हो गया, इसलिए यहाँ वर्ब प्लूरल आएगा। आर नहीं होगा, डू होगा, और डज भी नहीं होगा। लेकिन वही जो 20th नंबर क्वेश्चन है उसमें है कि 40% ऑफ द कंट्री। अब 40% ऑफ द कंट्री, तो कंट्री जो है वो एक तरह से यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन सा हो रहा है, और अनकाउंटेबल और सिंगुलर नाउन हो रहा है, इसलिए आधा देश, तो आधा देश का भी मतलब एक ही संख्या हुई। तो 40% ऑफ द कंट्री डज नॉट सपोर्ट द न्यू लॉ। अब यहाँ पे चूंकि ये नाउन सिंगुलर हो गया, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। तो आप देखिए 30%, 40%, हाफ ऑफ, पार्ट ऑफ, ये सब के बाद अगर सिंगुलर नाउन आता है तो वर्ब सिंगुलर होता है, और प्लूरल नाउन आएगा तो वर्ब प्लूरल होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में डज एनीवन अ पेंसिल आई कुड बोरो। क्या किसी के पास एक पेंसिल है जो मैं ले सकता हूँ? तो डज एनीवन, एनीवन के साथ, समवन के साथ, समबडी, नोबडी, ईटीसी के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। समवन इज वेटिंग आउटसाइड, समवन आर वेटिंग आउटसाइड नहीं होता है। एनीवन हैज नॉट सीन मी, एनीवन हैज,
हैज़ सिंगुलर वर्ब हुआ, तो एनीवन हैज़ नॉट सीन मी का मतलब हुआ कि किसी ने मुझको देखा नहीं है। तो चूंकि अगर वो फॉर्मूला आप लागू करते हैं तो डज एनीवन हैज़ होना चाहिए, डज एनीवन हैज़ ए पेंसिल, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा कि चूंकि जब डू डज, ये भी रूल कहता है कि डू डज डीड अगर सेंटेंस में आ जाए तो उसके बाद वर्ब प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। तो इसीलिए डज चूंकि आ चुका है यहाँ पे, तो डज एनीवन हैव अ पेंसिल आई कुड बोरो होगा, हैव होगा, यहाँ हैव होगा, क्योंकि डू डज डीड के बाद हमेशा चाहे सब्जेक्ट कोई भी रहे लेकिन वर्ब प्लूरल होता है। अब यहाँ हैड इसलिए नहीं होगा क्योंकि चूंकि ये डज सेंटेंस प्रेजेंट में शो कर रहा है और आप वर्ब पास्ट का लगाएंगे तो कन्फ्लिक्ट होगा, विरोधाभास होगा, इसलिए डज एनीवन हैव अ पेंसिल होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर आउटडेटेड, तो मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर इज आउटडेटेड होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर जनरली सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके लिए वर्ब भी सिंगुलर आएगा। अगर यहीं पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होता तो चूंकि स्टूडेंट्स प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया तो वर्ब वहाँ पे प्लूरल आता। तो कई बार आने वाला नाउन भी डिसाइड करता है कि इस सेंटेंस का वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो चलिए लेट अस वाइंड द क्लास, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्लास यहीं समाप्त होता है। आपको ये कितना यूज़फुल लगा है, क्या इसमें कुछ और कमियां रह गई है, ये आप अपने सजेशन और अपना फीडबैक आप मेल पे भेज सकते हैं। एंड लास्टली, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। थैंक्स अ लॉट।